रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। तो मैं क्या करूं? मैं हूं इमरान हसन और ये अबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। इस वक्त जल थल एक हो चुका है। खासतौर पे अगर लाहौर की बात करें, बहुत जबरदस्त, शदीद भी कह सकते हैं, मूसलाधार भी कह सकते हैं, बारिश जारी है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को कुछ जगहों पे परेशानी का भी सामना है। पेरिस में, यानी कि लाहौर में कुछ जगहों पे पानी खड़ा हो चुका है। पेरिस है ना ये क्या बात है? पेरिस से भीगते भगाते सब आ रहे थे। जब हम सेट पे आए तो हमारे कैमरामैन, हमारी कैमरा टीम सारी भीगी थी। इनफैक्ट इमरान जब ऑफिस आए और ऑफिस से इनको ऊपर आने में जितना टाइम लगा उसमें पूरे अच्छी खासी तेज बारिश चल रही है। और कल हमने वैसे प्रेडिक्ट भी किया था अपने शो के अंदर कि हो रहा है, तो एहतियात कीजिए। कोई भी प्लान अगर करना है तो मौसम के मुताबिक कीजिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक अफसोसनाक खबर। कल आपको मालूम है, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सीनियर सहाफ़ी, एक बहुत बड़ा नाम सहाफ़त की दुनिया में, पाकिस्तान अफगान उमूर के हवाले से या सरहदी उमूर के हवाले से हम जब भी बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम। 1954 में 10 सितंबर को पैदा हुए और कल हमसे जुदा हुए। कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। उनके बेटे ने ट्विटर के ऊपर उनकी मौत की जो अंदुनाक खबर है वो शेयर की कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे बीच नहीं रहे। तो इस हवाले से जितनी भी बड़ी सियासी शख्सियात हैं, समाजी शख्सियात हैं या सहाफ़ती शख्सियात हैं, सभी ने उनकी रहलत पर इज़हार अफसोस किया है। हम भी ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम आज उनकी वफ़ात पे अफसोस का इजहार करते हैं और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ करते हैं। शो में आगे भी बढ़ेंगे और इसके अलावा हम कुछ पॉलिटिकल खबरें भी हैं जो मुल्क में जो सियासी सिचुएशन है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ सेगमेंट्स तो एज यूजुअल होंगे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन भी है। वीक का लास्ट शो होगा, इस हवाले से भी हमारे सेगमेंट्स डिज़ाइन होते हैं, आपको पता है। इससे पहले हम आपको सियासत के हवाले से आपको बताते हैं आज के हेडलाइंस। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर हुकूमती सहूलतकार होने का बड़ा इल्जाम लगा दिया। ऑपोजिशन का ऑपोजिशन से ही मुकाबला, हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज न बन सकी। जुडिशल कमीशन का इजलास बिला नतीजा खत्म। तैनाती और मुखालिफत के हक में 4-4 वोट मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की डायरेक्टर CIA विलियम जोसेफ से मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बसारत से महरूम तीरंदाज खिलाड़ी बख्तावर खालिद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। खुदकुशी का बढ़ता रुझान, रोकथाम कैसे मुमकिन, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। पाकिस्तान और यूक्रेन की सकाफत में कौन सी चीजें मुश्तरक हैं, देखिए सेगमेंट फ्लैग्स में। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी कश्मीरी लकड़ी पर तैयार करदा लाहौरियों की पसंदीदा सब्जी। सुबह सुबह इतने लजीज खाने देखने को मिल रहे हैं, उससे बहुत चली कोई बात नहीं। मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, आज की बड़ी खबर। की सियासत की सबसे पहले बात करें तो हुकूमत गिराने में नाकामी पर ओपोजिशन जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला मुसलसल जारी है और महाजाराई शुरू ही है। आपको मालूम है, हम बात करते रहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से जनूबी पंजाब में सियासी सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। वो गवर्नमेंट के साथ साथ ओपोजिशन जमातों को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने रहीम यार खान में अपने कारकुनों से खिताब करते हुए नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पर और ऐसा लगता है शहबाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी की और वाज़ेह किया कि अब दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। ऑपोजिशन का किरदार अदा करें या हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, वोट की इज्जत की बात करें और इस्तेमाल के वक्त भाग जाएं। ये मफाहमत है ना मज़ाहमत है, ये मुनाफकत है। और पंजाब के अवाम मुनाफकत की सियासत तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद के बाद लीगी कैंप्स में भी भरपूर जवाब आया और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्विटर पैगाम में खबरदार किया कि सहूलतकारी पर बात हुई तो बहुत दूर तक जाएगी, इस हद तक ना जाए कि वापस लौटना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए सवाल उठाया कि पंजाब असेंबली में नंबर्स पूरे ना हो तो कैसे तहरीक अदम एतमाद लाएं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी एबटाबाद में जलसे से खिताब किया और गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो एक टीवी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर संगीन इल्जामात लगाकर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने PDM टूटने का जिम्मेदार बिलावल भुट्टो को करार दिया और बताया कि हमारी सफ़ों में मीर जाफर और मीर सादिक होने की वजह से
पीडीएम को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो की आप बात कर रही हैं तो गवर्नमेंट और दीगर मुख्तलिफ इदारों के साथ ब्रैकेट हुए, उन पर यह भी इल्जाम लगा है जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं की, ये कहा गया। उन्होंने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को खबरदार किया कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नोटिस में है, मगर हम नया महाज नहीं खोलना चाहते। अगर हम महाज खोलने पर आ गए तो एक सुई भी नहीं रहेगी, यानी कि गल वध गई है, गल अच्छी खासी वध गई है, वी शुड से। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन इस वक्त इस सारे अमल का जो फायदा, कल वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी एक इंटरव्यू हुआ टीवी चैनल के ऊपर, उसमें उनसे भी जब बात की गई, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात की कि ये जो सहूलतकारी की बातें हैं ये नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक पार्टी के लीडर हैं तो एक पार्टी के लीडर को ये बातें जेब नहीं देती कि वो इस तरह की बातें करें। लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम का वजूद है उसको इसमें कोई शक नहीं है कि जब शुरू में पीडीएम फॉर्म की गई, मौलाना साहब उसको हेड कर रहे थे और मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब जो थे, ये दोनों जब इकट्ठे थे तो इन दोनों के दरमियान एक मफाहमत का जो उस वक्त एक माहौल था, उससे वक्ती तौर पर ऐसा लगता था कि हुकूमत को कोई चैलेंज हो सकता है, कोई टफ टाइम मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने सडनली नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने की बात की और ये कहा कि अगर वो कोई बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आए तभी बात हो सकती है, और फिर इस तरह की कई चीजें जो कुछ ऑन रिकॉर्ड आई, कुछ नहीं आई, उसके बाद पीडीएम को जो वजूद है वो डगमगाने लगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे सामने है, अब कम से कम पीडीएम की इस शक्ल से हुकूमत को तो कोई खतरा नजर नहीं आता। और बेकायदा तौर पर जिस जो के लिए एक इन्होंने बैंक के साथ आने का सोचा था कि जिस तरह पीडीएम में मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा किया गया, मेन 3 जमातें थी जिनको साथ में मिलाया गया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया गया, और शुरू में लग रहा था कि शायद ये पीडीएम गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी, लेकिन इनकी जो ऑपोजिशन के अंदर ऑपोजिशन एक डेवलप हुई, उसकी वजह से जो इसकी ऑथेंटिसिटी है या इसकी रिलायबिलिटी है उस पर काफ़ी बड़े सवालात भी उठे और गवर्नमेंट ने इसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको सीरियसली लेते ही नहीं है, जिनके आपस में इत्तेफाक नहीं है वो हमारे खिलाफ क्या तहरीक चलाएंगे। और यही आजकल जो बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें या मौलाना फजल रहमान की बात करें, मरियम नवाज की बात करें, तीनों जो रहनुमा है उनकी जो स्टेट सर में बहुत ज़्यादा तल्खी भी देखने में आ रही है। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इनका जो बयानिया है वो एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ होता नजर आ रहा है। यकीनी तौर पर इसमें सियासी दिलचस्पियां और सियासी मफादात जरूर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो ये कहती है, जैसे कि उसमें फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट थी कि हमें नालायक अपोजिशन मिली, तो ये हुकूमतों के लिए अच्छा नहीं होता। फवाद चौधरी साहब अगर नालायक अपोजिशन मिली, उसकी वजह यह है कि अगर अपोजिशन नालायक हो तो फिर कौन तनकीद करेगा, फिर कौन हुकूमत को इस जानिब उसकी तवज्जो दिलाएगा कि उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। अगर हुकूमत ये समझेगी कि वो जो कर रही है वो 100% ठीक कर रही है, जो मौजूदा हुकूमत समझती है, तो फिर हालात आपके सामने हैं, फिर इन्फ्लेशन भी आपके काबू में नहीं आएगी, फिर गवर्नेंस के लिए आपको 6 आईजी भी 3 सालों में बदलने पड़ेंगे, चीफ सेक्रेटरीज भी तब्दील करने पड़ेंगे, और फिर उनको जस्टिफाई करते हुए ये कहना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। गवर्नमेंट के पास ये राइट है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आईजी तब्दील हो रहे हैं या इंतजामिया में बार बार हम तब्दीली करें तो ये हमारा राइट है, ये जमहूरी हक है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका जमहूरी हक भी है या इंतजामी मामलात भी हैं तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि जिस मैंडेट पे आप गवर्नमेंट में आए थे और जिस मैंडेट के तहत अवाम ने आपको वोट दिया, उसके तहत आपको तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना। और बेसिक जो आज हम बात करते हैं और बार बार यही बात करते हैं कि महंगाई, एक आदम आदमी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मुआशी इशारिये कहाँ जा रहे हैं, किस रुख जा रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है और मुसलसल बढ़ती जा रही है। और दूसरी जानिब इंतजामी मामलात की आप बात करते हैं, आप अगर मुख्तलिफ मुकदमात देख लें, स्ट्रीट क्राइम्स की रेशो देख लें, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट देख लें, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसको डिग्रेड कर दिया गया है। उससे तकरीबन कोई 73 करोड़ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पुल ऑफ हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, मजीद इसके इम्कानात मौजूद हैं। सो बजाय इसके कि हम इल्जामात दर इल्जामात की सियासत करें, मुल्की मामलात पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मुल्की मामलात में सबसे इंपॉर्टेंट मसला इस वक्त डेफिनेटली इकोनॉमी का है। गवर्नमेंट ये क्लेम तो ज़रूर करती है कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें बेहतरी हुई है और मैक्रो लेवल के ऊपर उसमें बेहतरी हुई भी है, लेकिन अभी तक हुकूमत इसको बुनियादी तौर पर एक आम आदमी तक मुंतकिल करने में कामयाब होती नजर नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह शायद ये भी है, जैसे कि हुकूमत दावा करती है कि जी बहुत सारी चीज़ों की कीमतें ऑयल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसका बैनुल-अक़वामी जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, उसकी वजह से इसके ऊपर असर आता है, या फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर है, होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद की बात करते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए तो हुकूमत ने ही इक़दाम करने हैं। जैसे कि हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त भी पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जहाँ पे सुई गैस नहीं आती, यानी कि गर्मियों के अंदर लोगों को सुई गैस की लोड शेडिंग का सामना है। LPG का जो सिलेंडर है वो तकरीबन 2200 रुपए तक पहुंच चुका है, गरीब आदमी उसको नहीं ले पा रहा है। इसी तरह जो सब्जियां हैं
जो पाकिस्तान के अंदर काश्त होती हैं और उगती हैं उनकी कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो रही हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, जिनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है कि जो आम शहरी है उसको फैसिलिटेट किया जाए। हम टैक्सेस हर चीज़ की मद में अदा करते हैं और जब हम टैक्स अदा करते हैं तो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है टैक्स की सूरत में आवाम को फैसिलिटेट करे, चाहे रोटी है, आटा है, दाल है, ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं। ये एक गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होता है एक पॉइंट पे इमरान, कि जब आपकी आवाम जो है बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तरसे। और ये आजकल हम बात करते हैं तो जब गवर्नमेंट के नुमाइंदे या मिनिस्टर्स आते हैं टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी माशी शारिय बेहतर हो गए, हमने फलानी रिपोर्ट देखी, फलाने में पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। इट डजंट मेक एनी सेंस टू आम शहरी कि जो बेसिकली दुकान पे जाता है उसको पता है कि वो 400 रुपए में जो चीज़ लेता था अब उसको वो 800 रुपए में मिलती है या 1000 रुपए में मिलती है। सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए सोचने की बात है। सिर्फ स्टेटमेंट, सिर्फ बातें, ये सब किसी को इससे कोई गर्ज नहीं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की हमें अच्छी गवर्नेंस के हवाले पे। और हम अगर थोड़ी सी ज्यादा तनकीद कर लें या बात कर लें तो फिर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये तो मीडिया एथिक्स नहीं है, इसकी तो इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और इसके ऊपर नई कानून साजी होनी चाहिए। खैर हम तो इस पर बात करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं भी बात तो करनी है, आम आदमी की बात है, होती रहेगी। इस पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे वर्ल्ड बीच रेसलिंग के हवाले से, जो कि जारी है और सीरीज की तीसरे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी रेसलर यूनान में मौजूद हैं और मुल्क में एक और गोल्ड मेडल लाने के लिए पुरज़्म दिखाई देते हैं। इससे कबल इटली में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग में इनाम भट्ट साहब ने गोल्ड मेडल जीता है, आपको मालूम है, खबरों में रहे हैं। ये भी यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज का तीसरा इवेंट 10 और 11 सितंबर को खेला जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त इनाम भट्ट हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है और किसके साथ उनका मुकाबला होने वाला है। वेलकम इनाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के मुकाबले के बारे में बताएं कि आज आपका मुकाबला जो है वो किस मुल्क के रेसलर से है और तैयारी कैसी है, क्योंकि इससे कबल अगर बात करें इटली में आपने सीरीज के दूसरे टूर्नामेंट में आप जो है चैंपियन बन चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बहुत ही अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के बड़े फजलो करम से और आप सबकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा और मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता। और 5-6 दिन के अंदर अंदर ही हमें ग्रीस मूव होना था और बहुत ही अच्छी यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हुई। हमने यहाँ पहुंचकर यहाँ के मौसम के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस की है, जो कि बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ड्राज भी अभी हमारे कुछ देर में आने वाले हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किस खिलाड़ी के साथ मुकाबला है। बस फोकस इसी चीज पर है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी पूरी की है, अपनी कोशिश पूरी की है, हमने अपना 100% देना है। अल्लाह ताला ने पहले भी हमें इज्जत से हमकनार किया, फतह से हमकनार किया और कोशिश यही है कि इस इवेंट में भी, इस जगह पर भी, ग्रीस में भी अपने प्यारे पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराना है और इंशाल्लाह तमाम मुकाबले जीतने और पाकिस्तान के लिए एक और मेडल जीतने। आज़म तो जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, अल्लाह करे कि आप जीतें। ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की जो ट्रेनिंग है वो बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि सख्तियां काफ़ी हो गई थी और इंटरनेशनली भी इवेंट्स के अंदर बहुत सख्तियां हो गई हैं, इनफैक्ट आप भी फेस करें, तो इस हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ गेम्स को बल्कि ओवरऑल जो पूरी दुनिया का स्टेटस है वही बिल्कुल एक तरह से चेंज हो गया है। तो क्योंकि रेसलिंग एक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि इजाज़त नहीं थी ट्रेनिंग करने की। और क्योंकि जब बॉडी कॉन्टैक्ट गेम होती है उसमें ज़्यादा आपको ख़तरा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बावजूद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। पहले तो हम घरों में रहकर हमने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, उसके बाद हमने अपने जो हमारे जो बहुत करीबी रेसलर थे उनको हमने उनके टेस्ट वगैरह करवा कर और एक बिल्कुल बायोसिक्योर माहौल बनाकर उसमें हमने पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग की। अच्छा। और अब जब हमने यहाँ पर ट्रैवल किया तो यहाँ पर भी आपको पता है कि थोड़ी बहुत जो इश्यूज हैं वो आते हैं, आपको बार बार कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, आपको एक बायोसिक्योर माहौल में रहना पड़ता है। तो बिल्कुल ये थोड़ी सी जो मुश्किलात है ये बिल्कुल अब साथ है और ये अब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जो ये मुश्किलात हैं ये तमाम लोगों के लिए एक जैसी होती हैं। हमने अपनी गेम पर फोकस करना होता है, हमने अपने खेल पर फोकस करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक अब नॉर्मल चीज हो गई है। तो हम अपनी गेम पर फोकस कर रहे हैं और जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमने इतनी ट्रेनिंग की है, हमने अपनी गेम में 100% देना है और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे इंशाल्लाह। इनाम, अच्छा चूंकि बीच रेसलिंग की हम बात करें, इस रेसलिंग के हवाले से बताइएगा कि आम रेसलिंग से कितनी डिफरेंट है?
जी बिल्कुल, ये आम रेसलिंग से तकरीबन मैं समझता हूँ कि मिलती जुलती है। जो हमारा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है पहलवानी का, जो अखाड़ों में हम पहलवानी करते थे, उससे काफ़ी ये मिलती जुलती है। लेकिन क्योंकि ये रेत पर खेली जाती है, सरफेस बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। उसके बाद ये 3 मिनट का एक राउंड होता है, तो आपके पास गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। आपने लगातार अपने इवेंट जीतने होते हैं। अगर आप लगातार इवेंट जीतते जाते हैं तो फिर ही आप गोल्ड मेडल के लिए या किसी भी मेडल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आप एक भी फाइट हार जाते हैं तो ये एक तरह का नॉकआउट मरले से आपको गुजरना पड़ता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहकर खेलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा इसमें ताकत की जरूरत होती है। और इसमें क्योंकि ये रेत पर खेली जाती है, इसके 3 पॉइंट होते हैं। एक जो दायरा होता है रेत का, उसमें से बाहर निकाल दे तो भी आप पॉइंट ले सकते हैं। अगर अपने खिलाड़ी को, ओपोनेंट को आप कमर के बल गिरा दे तो फिर भी आप विनर करार हो सकते हैं। अच्छा। और एट दिन 3 मिनट के अंदर अंदर जो खिलाड़ी ज्यादा पॉइंट विन करते हैं वो विनर करार पाते हैं। तो लेकिन ये है कि आपको गोल्ड मेडल के हसूल के लिए 5 से 6 फाइटें कंटिन्यूअसली जीतनी पड़ती हैं, जो कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ती हैं। ओके, तो बड़ा कमाल आपने किया। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि इसके लिए ताकत की जरूरत होती है, दूसरी जाने वर्ल्ड बीच मुकाबले में शिरकत के लिए हमारी मालूमात के मुताबिक आपने 16 किलो 16 kg अपना वजन कम किया और पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। तो डाइट वगैरह का कितना ख्याल रखना पड़ता है इसमें ना? जी बिल्कुल, इस इवेंट के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम था वो अपने वेट को रिड्यूस करना था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिनों के अंदर अंदर 16 किलो अपना वजन कम किया और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान के साथ मुझे चलना पड़ा और बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ी। डेली तकरीबन मैं 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करता था। 2 घंटे मॉर्निंग सेशन, 3 घंटे का हमारा इवनिंग सेशन और 2 घंटे रात को भी हमें जिम ट्रेनिंग करना होती थी। और इसके साथ साथ अपनी जितनी डाइट थी उसको मुझे चेंज करना पड़ा। जितना बर्गर शवारमे थे वो बिल्कुल हमें छोड़ने पड़े। कोल्ड ड्रिंक पिए मुझे 3-4 साल हो चुके हैं मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। और बहुत ही ज्यादा अपना ख्याल रखना पड़ा। वो बिल्कुल प्रोटीन इस्तेमाल करनी पड़ी और बॉइल्ड चीजें तमाम मैंने यूज की। और इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वजन मुकम्मल किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वजन कम करना बहुत ही एक मुश्किल काम था, लेकिन जब आपका परचम बुलंद होता है, जब आपके मुल्क के एजाज में लोग खड़े होते हैं, जब आपको सेलिब्रेट किया जाता है, आपके मुल्क को अच्छे नाम से याद किया जाता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बिल्कुल पीछे रह जाती हैं और आपका जो मुल्क है ये सबसे आगे आ जाता है। वैसे इनाम ये छोटी चीज नहीं है, बट स्टिल जो बात आपने कहा कि मुल्क का परचम जब बुलंद होता है तो हार्ड वर्क पेज ऑफ, उसी वक्त आपकी वो सारी जो कह लेना बातें खत्म हो जाती है। चूंकि आज झारा पहलवान की बरसी भी है, उनके हवाले से भी हम चाहेंगे कि एक कमेंट आपसे जरूर ले, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जारा पहलवान जी एक बहुत अजीम रेसलर थे। आज उन्हें हमसे बिछड़े हुए पूरे 30 साल हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरा कोई उनका नेमल बदल नहीं आ सका। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बहुत ऊंचे मुकाम अता फरमाए। जो आज आपको ये रेसलिंग नजर आ रही है ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उन्हीं को देख देख कर, उन्हीं की स्टोरियां सुन सुन कर हम एक ख्यालात में अपने आप को लेके जाते हैं कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अजीम रेसलर थे, ना सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के। तो उनके लिए अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो फन है इसके जरिए उनका नाम इंशाल्लाह सारी दुनिया तक जाएगा और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अल्लाह ताला उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद करे। हमारी इनाम भट्ट साहब आपके साथ हमारी दुआएं भी हैं, आपके साथ हमारी दुआएं भी हैं, हमारी बेस्ट विशेस भी हैं। खेलिए, अपना बेस्ट कीजिए। जीतना हारना तो कोई पैमाना नहीं है, परफॉर्म करना पैमाना है और वो आप बेहतरीन कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप कामयाब लौटें और पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद करें। पहले भी आपने बुलंद किया है। खैर जनाब, चूंकि झारा पहलवान का आपने जिक्र किया तो आज अपने देखने वालों को बताएं कि आज मोहम्मद जुबैर उर्फ झारा पहलवान को अपने पुरस्कारों से बिछड़े 30 बरस बीत गए हैं। झारा पहलवान 1960 में पाकिस्तान के मशहूर पहलवानों के खानवादे में पैदा हुए। वो असलम पहलवान के बेटे, भोलू पहलवान के भतीजे, इमाम बख्श पहलवान के पोते और गामा पहलवान के नवासे थे। 6 फीट 2 इंच कद के हामिल झारा पहलवान का पहला मुकाबला 27 जनवरी 1978 को गोगा पहलवान गुजरांवाला से हुआ, जिसमें वो फतेहाब हुए। 17 जून 1979 को तारीखी अहमियत के हामिल कज़ाफी स्टेडियम में 40,000 तमाशाइयों की मौजूदगी में आलमी शोहरत याफ्ता जापान के इनोकी पहलवान से मुकाबला किया और इस कुश्ती में
5 राउंड के बाद इनोकी ने झारा का हाथ ऊपर उठाकर अपनी शिकस्त खुद तस्लीम कर ली। इस कामयाबी के बाद झारा ने न सिर्फ आलमी शोहरत हासिल की, आलमगीर शोहरत हासिल की, बल्कि अपने चचा की पहलवानी की जो उनकी शिकस्त थी उसका भी बदला लिया और अपने करियर में नाकाबिल शिकस्त रहने वाले झारा पहलवान को रुस्तम पाकिस्तान और फख्र पाकिस्तान के एजाजात से भी नवाजा गया। झारा साहब को 10 सितंबर 1991 को सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में हम अगर बात करें तो उनका इंतकाल हुआ और इस दारे फानी से रुखसत हुए। उनके इंतकाल के बाद फन पहलवानी का एक सुनहरी बाब तो खत्म हो गया, लेकिन जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए और जैसे इनाम भट्ट भी कह रहे थे अरमला, जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी वो लेगेसी आज भी जिंदा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं, 30 बरस हो चुके हैं, उस हवाले से हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से और मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। कुछ तस्करा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी किया था। गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बावजूद इस वक्त महंगाई कंट्रोल से बाहर है, बल्कि आए रोज़ इसमें मुसलसल इजाफा ही होता चला आ रहा है। गवर्नमेंट ने माफियाज और कार्टल्स तोड़ने के लिए बड़े बड़े दावे किए, ऐलानात हुए, लेकिन ये कार्टल्स और माफियाज और मजबूत होते नजर आते हैं और गवर्नमेंट की मुआशी रेट को चैलेंज करते नजर आते हैं। शुगर माफिया बेलगाम है, हमें मालूम है। इस वक्त चीनी की तकरीबन फी किलो कीमत 115 रुपए तक पहुंच चुकी है। महकमे खुराक और फ्लोर मिल्स के दरमियान जो सर जंग है वो गरीब पर भारी पड़ रही है। 20 किलो आटे का थैला मजीद 30 रुपए महंगा हो गया है। जिस वक्त आटे की जो फी किलो कीमत है वो तकरीबन 65 रुपए तक पहुंच गई है। मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में मजीद इजाफे का भी इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब LPG, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया, और LNG, इसकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नेपरा कवानीन के खिलाफ नेपरा का जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी का एक नया स्कैंडल सामने आया था कुछ दिन पहले। आपको मालूम है जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उन्होंने कई बड़े शहरों में लाखों सारिफीन से गुज़िश्ता 8 माह के दौरान तयशुदा बिजली के बिल 31 दिन के बजाय 37 रोज की बुनियाद पर वसूल किए और महंगाई के मारे शहरियों को 9 अरब रुपए का चूना या टीका लगाया। रुपए की कदर की बात की जाए तो उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। डॉलर की कीमत पिछले 13 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सोने की कीमतों में बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी की लपेट में है और रोजाना सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की रेटिंग में तनज़्ज़ुली कर दी है और पाकिस्तान को उभरती हुई मार्केट से निकालकर फ्रंटियर मार्केट में शामिल कर दिया जाए। और साथ साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का नाम उभरती हुई माशियतों की फहरिस्त से निकालने पर तशवीश का इजहार करते हुए गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली किस बात का सबूत है कि हुकूमत के मुआशी आदाद शुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हो चुके हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मईशत के माहिर खुर्रम शहजाद साहब साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। खुर्रम, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये मॉर्गन स्टैनले ने जो हमारा स्टेटस तब्दील किया है, कुछ माहिरीन मईशत ये भी कहते हैं कि ये अब छोटी कंपनीज के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हमारी मार्केट को मजीद पुरकशिश बनाएगा, उसमें अट्रैक्शन आएगा। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे कि हमने शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पढ़ी है, या बज़ाहिर अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तनज़्ज़ुली है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इसमें से पुल ऑफ हुई है पिछले कुछ दिनों में। आप इसको कैसे देख रहे हैं, जरा समझाइए हमें, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखें, ये बिल्कुल तनज़्ज़ुली है ये कहना कि जी हम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। देखें, लार्जर पिक्चर अगर देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स एक बड़ा स्टेटस है, फ्रंटियर मार्केट एक छोटा स्टेटस है और उसमें जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स ज्यादा हैं, लेकिन ये कहना कि जी हमें किसी स्टैंडर्ड पे अपने आप को बेहतर करके ऊपर लेके जाने के बजाय, जिसका स्टेटस हमें मिल गया था, उसको हमें मजीद बेहतरी की तरफ जाने के बजाय हम नीचे आ रहे हैं और ये कहें कि जी हम उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, तो लेट्स लेट आवरसेल्व्स गेट डिमोटेड कि जी हम उसको क्योंकि मीट नहीं कर पा रहे या उसकी कोई कोशिश नहीं कर पा रहे उसको मीट करने की, तो हम अपने आप को नीचे लेके जाते हैं और नीचे रहना अच्छा है। तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको अगर कोई बेहतर स्टैंडर्ड मिल रहा है, देखें इमर्जिंग मार्केट्स में कैपिटल मार्केट्स का स्टेटस होता है और इसमें बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं इन बेंचमार्क्स की बेसिस पे जो MSCI देता है। इसमें इंडिया और चाइना आपके साथ खड़े हैं, यानी कि आपका वेट तो बहुत कम है इसके अंदर, पूरे बास्केट के अंदर, लेकिन उस कम वेट के होने के बावजूद आपके यहाँ
बड़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जाती है कि जी आपके यहाँ कंपनीज जो हैं उन लेवल्स पे आ रही हैं जो कि दुनिया के बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड होता है डेवलप्ड मार्केट का, जो अमेरिका और यूरोप और ये सारी मार्केट होती हैं, इनके साथ आप कम्पीट करते हैं। इसमें देखिए ये टॉप टू बॉटम होती है कि इकोनॉमी बेहतर करेगी, उसके बाद जो है उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अच्छा करेगा, उसमें वो जाके लिस्ट होगा और शेयर्स उसके बाजार में जाके जो है ट्रेड होंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फिर आप जो है इस तरह के स्टैंडर्ड्स को मीट करते जाते हैं, उनमें लिक्विडिटी आती है, ज्यादा इन्वेस्टर अच्छा, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें अब एक नुक्ता इसमें ये भी मुझे क्लियर कीजिएगा कि इससे पहले हम आज से तकरीबन 3-4 साल पहले गालिबन 2017 में हमें इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस मिला था। हम इससे पहले जब बात करते थे तो एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता था हमारा मईशत के हवाले से कि जी हमारी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना सेंट्रिक क्यों है, वो चाइना से ही क्यों आ रही है, चाइना में ही क्यों जा रही है। हमें दीगर मार्केट्स को भी परस्यू करना चाहिए और दीगर मार्केट्स के लिए भी पाकिस्तान एक अच्छी मंडी है, एक अच्छी मार्केट है, उनको आना चाहिए। तो क्या अब आपने जैसा कि कहा कि हमारी जो है वो ग्रोथ नहीं हुई बल्कि हमने एक स्टेप हम बैक गए हैं, तो उसके बाद हमें दोबारा ज्यादा ट्रस्ट चाइना के ऊपर करना पड़ेगा और हम ये समझे कि जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर है उसकी दोबारा से रग़बत पाकिस्तान की जानिब कम होगी। खुर्रम साहब, देखिए जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का ताल्लुक है, पहला पॉइंट तो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट से निकला है, ज्यादातर जो है आउटफ्लोज हुए हैं, यहाँ पे वो बेच के निकला है पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो आपके यहाँ नहीं आ रहा ना, ये तो एक अलग एक मसला है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि आप बिल्कुल ये सही पॉइंट है कि किसी एक कंट्री के साथ बहुत एक सिंगल कंट्री सेंट्रिक होना एक रिस्क है। आपको जो है सारे कंट्रीज के साथ, रीजन में सबके साथ जो है वो ट्रेड करनी चाहिए, सबके साथ ये कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, सबके साथ एक्सचेंज ऑफ फ्लोज होना चाहिए। पॉइंट ये है कि चाइना के साथ होना बुरा नहीं है, चाइना खुद बहुत बड़ी इकोनॉमी है, अगर आप किसी बड़ी इकोनॉमी के साथ चलते हैं तो आपके भी जो है वो ग्रोथ होती है। पॉइंट ये है कि आप एक अच्छे स्टैंडर्ड आपको मिलता है, उस स्टैंडर्ड पे काम करके पहुंचने के बजाय या उससे और ऊपर जाने के बजाय आप ये कहते हैं कि ठीक है हम तो नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आना बेहतर है क्योंकि हम इस स्टैंडर्ड के काबिल ही नहीं है, तो अपने आप को काबिल बनाने के बजाय हम ये कह रहे हैं कि जी नीचे आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। ये हार्ड अर्न्ड जो है वो स्टेटस था, 2016 में अनाउंस किया गया था, 2017 में मिला था और 10 साल बाद मिला था उस वक्त भी। तो ये बड़ी चीजें होती हैं, इनको लूज करना ठीक नहीं है, उसके इनके लिए काम करना चाहिए, इनके लिए लॉबिंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ अभी हम जिस रेटिंग के हवाले से बात भी कर रहे हैं, मुकर्रम क्या लगता है इस रेटिंग के बाद जो मुल्की मईशत है जिसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि वो बेहतरी की जानिब जा रही थी, उस पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए बात ये है कि ओवरऑल रेटिंग्स तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बुरी नहीं है, ना होनी चाहिए, उस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बात ये है कि ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब एक कोई स्टेटस अगर आपका जाता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसके अंदर जो देखिए उसमें इकोनॉमी का भी जिक्र है, उसमें मार्केट्स का भी जिक्र है। यानी कि स्टेटस का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ इकोनॉमी बेहतरी होगी और अपने आप को स्टैंडर्ड पे लेकर आए, आप आए हैं और उसके बाद नीचे मत जाएं। तो इसका मतलब ये कि हमने इकोनॉमी, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि स्टेबलाइजेशन का मसला था, हम वल्नरेबल हो गए थे, हमारी जो है करंट अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, रिजर्व्स नहीं थे और IMF के पास जाना पड़ा। तो ये सब चीजों का एक रिजल्ट है ये। इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे सोचते हैं अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल अपनी इकोनॉमी को उस दोबारा उन लेवल्स पे लेकर जाएं और बेहतरी के साथ लेकर जाएं, एक्सपोर्ट्स के साथ लेकर जाएं, इन्वेस्टमेंट के साथ लेकर जाएं, एम्प्लॉयमेंट के साथ लेकर जाएं, ग्रोथ के साथ लेकर जाएं, तो नेचुरली आपको जो है दोबारा स्टेटस मिलेंगे। तो हमें इस पे काम करना है, हमें काम करना है। एक जानिब हम ये कह रहे हैं कि कोविड में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी बंद इंडस्ट्री भी चल गई, हमारी जो पावर लूम्स हैं उनमें जगह नहीं बाकी बच गई, गवर्नमेंट ये दावे करती है, एक्सपोर्ट्स वो कहती है इजाफा हो गया, फॉरेन जो हमारी रेमिटेंसेज है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया। तो ये सारी चीजें तो एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इन्वेस्टमेंट के पुल ऑफ होने की वजह क्या देखते हैं आप? जो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टर निकल गया हमारी मार्केट से। जी देखिए बात ये कि हमारे यहाँ मार्केट और इकोनॉमी में फर्क भी है थोड़ा, क्योंकि मार्केट जो है वो रिफ्लेक्शन पूरी की पूरी नहीं है इकोनॉमी की, क्योंकि मार्केट में सिर्फ जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो बहुत बड़ी इस वक्त कुछ ही कंपनियां हैं जो कि मार्केट ये इकोनॉमी को जो है रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये कहना कि मार्केट से इन्वेस्टर निकल रहा है तो वो इकोनॉमी में भी उसका रिफ्लेक्शन है, ये बात ठीक है, बट हमारे यहाँ रिफ्लेक्शन रिलेटिवली कम है। इसलिए कहा जाता है कि लिस्टिंग्स ज्यादा हो, ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में आके पैसा रेस करें, गवर्नमेंट ज्यादा इंसेंटिव दे ताकि ज्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे भी आए। लेकिन बात यह है कि FDI हो या मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना हो, इन दोनों में जो है वो इतना ज्यादा खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। उसकी वजह यही है जो मैंने बयान की कि 3 साल में स्टेबलाइजेशन पीरियड था, अब यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी बेहतरी हो अगर बहुत सही तरीके से काम किया जाए, गवर्नेंस पे, ट्रांसपेरेंसी पे, फिस्कल रिफॉर्म्स पे, एनर्जी रिफॉर्म्स पे, तो फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। अदरवाइज यही होगा थोड़ी
जो है आपकी 1-2 साल ग्रोथ होगी और फिर आप वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। सो इट्स मोर ऑफ अ परसेप्शन इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, जो कि हमारा ऑब्वियसली दुनिया में खराब हुआ है और उसमें हमने तनज़ुली हुई हमारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस मौके पर बात की। आपने सुना तजिया, मजीद आई थिंक हमारे कहने की कुछ जरूरत नहीं, आपके सामने सूरत हाल जो हो रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ बारिश के हवाले से। तो कराची में मॉनसून की जो बारिशें हैं, जिसका तीसरा स्पेल जारी है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। अभी लाहौर की सिचुएशन तो हमने आपको बताई थी। शहर कायद की अगर बात की जाए, उससे तो हम गुजरे, लेकिन शहर कायद में अब चूंकि इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश की जो बाद की सूरत हाल है उस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आफ्ताब खान साहब मौजूद हैं, के नुमाइंदा कराची है, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। अब मौसम ऑब्वियसली कराची वाले बारिश के लिए तरसते हैं और वो कहते हैं कि बारिश होती है तो ये बाराने रहमत होती है, लेकिन जब बारिश के बाद की जो सिचुएशन होती है वो कुछ जहमत वाली हो जाती है। अभी आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और बारिश के बाद क्या सिचुएशन है, हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर और इस वक्त भी मेरे अकब में जो ये सड़क है, चूँकि ये इसकी मुरम्मत नहीं हुई तो बारिश का पानी यहाँ पर हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कार सवार, ख़ास तौर पर बाइक सवारों को जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको अबूर करके ये वो जो है एमेजिना रोड की तरफ उनको वो सफ़र जारी रख सकते हैं। इसके अलावा जो ये 2 स्पेल आए एक के बाद दीगरे, इससे पहले वाली ये चौथा जो मानसून स्पेल था उसने कराची में 148 मिलीमीटर बारिशें दी। ये वाला जो स्पेल है ये अब तक जो है वो तकरीबन जो है वो 70 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिशें सरजानी टाउन में दे चुके हैं। और इस वक्त सरजानी टाउन और उससे मुल्का जो यूसुफ गोट है वहाँ पर इस वक्त बदतरीन हालत है, अगर हम जो पानी जो जमा हुआ है उसकी अगर बात करते हैं। इसके अलावा अगर बाकी मानदा शहर में बात करते हैं तो चूँकि ज़्यादा भारी यानी बहुत ज़्यादा मिलीमीटर में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो शहर में बाकी मानदा सिचुएशन जो काफ़ी बेहतर। और मैं ये समझता हूँ कि ये कम बारिशें होना सिंध गवर्नमेंट और उससे मुल्का जितने इदारे हैं उनके लिए सजदा शुक्र का मकाम होता है कि वो कम बारिशें हो ताकि उनको जो है कम ये जो निकलना पड़े। आफ्ताब साहब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं, मैं फॉलो करता हूं उनको। वो गली मोहल्लों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं कि कराची वर्क्स, कराची इज वर्किंग, उनके हैशटैग होते हैं। तो इज मुर्तज़ा साहब वर्किंग इन रेन नजर आ रहे हैं कहीं? जी बिल्कुल, मुर्तज़ा वहाब जो है वो उसकी कारकर्दगी तो खैर मैं वो नहीं करूँगा, कोई दो राय नहीं है कि वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें ये कि मैं कह रहा हूँ कि बारिशें उस तरह नहीं हुई है। अगर ये 100 मिलीमीटर बारिशें जो है वो मजमूई तौर पर शहर में रिकॉर्ड हो जाए तो फिर वो कारकर्दगी जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। अलबत्ता एक चीज़ है कि जो बड़े नाले साफ़ हुए उसके असरात जो है वो में नज़र आ रहे हैं कि गली मोहल्ले में या जो छोटे इलाके जो ज़ेरे आब आ जाते थे, अब वहाँ पे कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन इस पर कनात करके बैठ जाना जो मसले का हल नहीं है। हम हर दफ़ा देख रहे होते हैं कि कराची में बारिशें होती है, उसके बाद पूरा शहर जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है, सड़कें जो से काफ़ी हद तक बेहतर आई है। आफ्ताब खान साहब हमारे साथ मौजूद ही रहेगा। अफजाल तालिब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। अफजाल साहब, लाहौर में तो बहुत बारिश हो रही है, अभी बारिश की क्या सिचुएशन है? और जिस तरह हम कराची को डिस्कस कर रहे थे, लाहौर में कुछ पेरिस बना है या क्या मामला चल रहे हैं? जी बात बिल्कुल ठीक है जी। लाहौर में चूंकि जो है महकमा मौसमिया की तरफ से ऑलरेडी जो है 3 रोज तक बारिशों का जो है पेशन गोई की गई थी। कल भी हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज सुबह से जो है वो बादलों के डेरे हैं पूरे लाहौर की तरफ और सूरज की जो है जलवा अफरोज नहीं हो सका, जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला जारी है। अलबत्ता मौसम कदरे खुशगवार हो गया, चूंकि हब्स की वजह से परेशान दिखाई देते जो है पसीने से शराबूर रहते थे, लेकिन अब ये है कि मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन बारिश की वजह से आज सुबह जो है लोग दफातर के जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग घरों में ही जो है हलवा पूरी की दुकानों पे और जो है निहारी के दुकानों पे तो रश देखने में आ रहा है, लेकिन दफातर में हाजिर कदरे कम देखने में आ रही है। तो महकमा मौसमिया के मुताबिक जो है आज और कल और परसों मजीद जो है आइंदा 2 रोज तक बारिश का इम्कान है, क्योंकि इस साल जो महकमा मौसमिया के मुताबिक जो पेशन गोई की जा रही थी कि मानसून की बारिशें जो हैं इस साल कदरे ज्यादा होंगी, लेकिन जो है ग्लोबल जो है चेंजिंग की वजह से मौसम की जो है इस साल लाहौर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है कदरे कम हुआ। इसमें सारे अमल में दिलचस्प बात यह है कि बाकी पूरे मुल्कों में बारिशें शहरों में होती हैं तो लोग हिफाजती इक़दाम की तरफ भागते हैं, लाहौर वाले हलवा
अफजाल तालिब साहब और आफ्ताब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बारिश अल्लाह करे रहमत की वजह से एग्जैक्टली, और इससे जो मौसम की जो बेहतरी है वो हो जाए। इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट की जानिब जाएं, आज हमारे एक्सप्रेसो शो के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर, हमारे टीममेट वकार अहमद मलिक की बर्थडे है, तो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म से और इस शो के प्लेटफॉर्म से बर्थडे विश करेंगे। वेरी हैप्पी बर्थडे वकार भाई, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मुझे लगता है वकार भाई की जो हमारी एक शो में कंट्रीब्यूशन है, उसके बगैर हमारा जो कंटेंट है, हमारे सेगमेंट्स है, उनकी वो ग्रेस या उनका एक चार्म नहीं, बहुत बड़ा असासा है हमारे लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, और हमारी दिल से दुआएं हैं। अगर आप देख रहे हैं तो स्टे यंग एज एवर, जैसे कि आप हैं, और जीते रहिए, अल्लाह आपको जिंदगी दे। वकार भाई को बर्थडे विश करने के बाद अब हमने आपको दिखाना है अपना सेगमेंट फ्लैग्स, जिसमें आज सना हमायूं यूक्रेनियन एम्बेसी पहुंच गई हैं और वहाँ पे यूक्रेन का जो कल्चर डे है उसके बारे से एक तकरीब है, और आज वो हमें मुमासलत बताएंगी कि क्या हो सकती है पाकिस्तान और यूक्रेन के कल्चर के दरमियान और मजीद क्या टाइज हो सकते हैं। देखते हैं आज का फ्लैग। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको वेलकम कहती हूँ फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आज मैं मौजूद हूँ PNCA में, जहाँ पर यूक्रेनियन कल्चरल डे का एहतमाम किया गया है। आपने रहना है मेरे साथ, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि यूक्रेनियन कल्चर कैसा होता है और पाकिस्तानी और यूक्रेनियन कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो आइए मेरे साथ। यूक्रेनियन सिफारत खाने ने आज़ादी के 30 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में कल्चरल डे के हवाले से तकरीब मुनक्कद की। तकरीब में यूक्रेन के सफ़ीर और उनकी अहलिया समेत इस्लामाबाद में मुकीम यूक्रेन के शहरियों ने भी शिरकत की। इस रंगारंग कल्चरल इवेंट में न सिर्फ यूक्रेन के मलबूसात और हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश की गई, बल्कि यूक्रेनियन ख़वातीन ने रैंप पर वॉक करके यूक्रेनियन मलबूसात की नुमाइश भी की। कल्चरल डे को मनाने का मकसद जहां यूक्रेनियन सकाफत को पाकिस्तान में रोशनास करवाना था, वहीं पाकिस्तान और यूक्रेनियन तहजीब व सकाफत में मुश्तरका चीज़ों को सामने लाना भी मकसूद था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूक्रेनियन एम्बेसडर के साथ और आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज का इवेंट कैसा रहा। योर एक्सीलेंसी, जनाब सफ़ीर, इस खूबसूरत इवेंट पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इस इवेंट का मकसद क्या था? The motive of this event was very simple. 30 years ago, 30 साल पहले 1991 में आज के दिन यूक्रेन ने आज़ादी हासिल की थी। इस इवेंट का मकसद उस याद को ताज़ा करना है। 1991 से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। आज के दिन हमने आज़ादी हासिल की और हर साल इस दिन को अपनी आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा इस इवेंट का एक मकसद यूक्रेन की सकाफत को उजागर करना भी है। हम इस इवेंट में यूक्रेन और पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइश कर रहे हैं, इसलिए हमने इस इवेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि यहाँ आने वाले लोग दोनों मुल्कों की सकाफत को देख सकें। इसके साथ साथ यहाँ ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश भी जारी है। आपको ये सब चीजें देखकर अंदाजा होगा कि दोनों मुल्कों के कल्चर आपस में खासी मुमासलत रखते हैं। ये सब चीजें पाकिस्तान और यूक्रेन के दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी करती हैं। and these similarities underlines our friendly relations and our similarities. Hopefully this event will. उम्मीद है ये इवेंट नतीजा खेज साबित होगा। क्या आप चाहेंगे कि इस तरह के और भी इवेंट्स हों ताकि हमारे ताल्लुकात और मुस्तहकम हो सकें? Culture can combine together. Of course, unfortunately due to coronavirus बिल्कुल, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस किस्म की सरगर्मियां रुक सी गई हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगला साल हमारे लिए बेहतर साबित होगा। that next year would be more favorable for us. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पाउस ऑफ यूक्रेनियन एम्बेसडर और आइए इनसे भी जानते हैं कि आज का कल्चरल फेस्टिवल कैसा रहा। आप पर ये लिबास बहुत खूबसूरत लग रहा है। You look fantastic. So much, बहुत शुक्रिया। Oh wow, you're welcome, you're welcome. So tell me इस लिबास के बारे में बताएं। So this is national dress has some variation history. ये हमारा कौमी लिबास है। ये तवील एशियन तारीख की नुमाइंदगी करता है। आज हमने इस तरह की बेशुमार यूक्रेन चीज़ों की नुमाइश की है, मैं आपको दिखाऊंगी। So many Ukrainian
products, crafts. We can show you. पाकिस्तान और यूक्रेन की सकाफतों में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। ये चीज़ें देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं। आपको ये मुमासलत कैसी लगती है? How do you find this similarity? We have some many things in common, like embroidery and like. जी हाँ, आपने ठीक कहा। दोनों मुल्कों के लोग ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लैंडस्केप, पहाड़ सब मिलता जुलता है। Styles and maybe landscape, mountain. We have Carpathian. It's very nice. So how did you find? आपको पाकिस्तानी कल्चर कैसा लगा? I like it so much. Okay. I like Pakistani. मुझे पाकिस्तानी कल्चर बहुत पसंद आया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर अपने शौहर के हमरा फैसल मस्जिद वॉक पर जाती हूँ। वहाँ का कुदरती माहौल मुझे बहुत पसंद है। Our mosque and enjoy beautiful escapes. Thank you very much. Thank you so much. You're welcome. Thank you. It's a symbol of the power in Ukraine. This is a real weapon. यूक्रेन में ताकत की इलामत है। ये एक हथियार है। ये तो सिर्फ एक नमूना है। असल में ये इससे कई गुना बड़ा होता है। Symbol of Ukrainian power. This is from which region? This is actually no now. But this is wearing national dress. This is wearing a national. Just about yes. This is. ये मरकजी सिकाफत की नुमाइंदगी कर रही है। हम उनका लिबास देखकर उनकी निशानदही करते हैं। आजकल हम लोग मुख्तलिफ डिजाइन के लिबास ज़ेबतन करते हैं। उनका किसी खास जगह से ताल्लुक नहीं होता। That is not actually belongs to any of region. I think Ukraine has a very well. मेरे ख्याल में यूक्रेन की सकाफत बहुत तारीखी है। यूक्रेन के लोग निहायत गर्मजोश हैं। ये चीज़ें दोनों ममालिक में एक जैसी हैं। Both the countries. Ukrainian people as and the same Pakistan. यूक्रेन के लोग पाकिस्तान के लोगों की तरह सख्त जान हैं। हमारी ख़वातीन भी आपकी औरतों की तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं। मैं इस वक्त नतालिया के साथ मौजूद हूँ जो कि यूक्रेनियन सिटीजन है और यहाँ रहती हैं इस्लामाबाद में एंड शी इज़ अ बिग हेल्प इन द होल इवेंट। सो नतालिया इस इवेंट को खूबसूरत बनाने में आपका कलीदी किरदार है। मेरे ख्याल में आपने यूक्रेनियन कुर्ता पहना हुआ है। ब्यूटीफुल यूक्रेनियन कुर्ता आई गेस। Actually, this is our traditional dress. You know that it's, of course, this is same like for you. ये हमारा रिवायती लिबास है। जिस तरह आप लोग अपना रिवायती लिबास पहनते हैं, हर सूबे के लोग एक खास ड्रेस पहनते हैं। इसी तरह हम भी मुख्तलिफ मौके पर अपने मुनफरिद लिबास ज़ेबतन करते हैं। And in special events like, for example, Independence Day, yeah, we are wearing the best one. Wow. So, Natalia, tell me how आपको ये इवेंट कैसा लगा? How did you find the whole event? It was fun, of course. In fact, do you know nowadays with the situation of coronavirus? मुझे इस इवेंट में बहुत मजा आया। आजकल कोरोना वायरस की वजह से हमें बहुत सी चीजें नजरअंदाज करना पड़ती हैं, लेकिन आज हमने बहुत एंजॉय किया। And just it was very good. So you're living here in आप यहाँ इस्लामाबाद में रह रही हैं। आपको पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? here in Pakistan. People in Pakistan are really very welcomed, very hospitality. पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे, गर्मजोश और खुश मिजाज है। मैं जब पहली दफ़ा यहाँ आई मुझे अपना आप एक मलिका जैसा महसूस हो रहा था। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशाइंद है। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। Because it was, of course, my first experience, and I enjoyed. I love it really. Thank you very much, Natalia. The happiness. बहुत शुक्रिया नतालिया। आपके तासुरात से ही अंदाज़ा हो रहा है कि आप यहाँ बहुत खुश हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका यहाँ स्टे महफूज रहे। Full in future. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. So ये था यूक्रेनियन कलरफुल इवेंट एंड बाय वेयरिंग दिस हेडबैंड आई एम फीलिंग लाइक अ यूक्रेनियन। और मुझे यहाँ पर आके ऐसा लगा कि मैं मिनी यूक्रेन की सैर करने आई हूँ। यहाँ पर यूक्रेनियन म्यूज़िक, सुवेनियर्स, ब्यूटीफुल ज्वेलरी और यूक्रेन और पाकिस्तान के कल्चर के दरमियान जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं, आई एम सिंपली लविंग इट ऑल। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और सेगमेंट में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मेटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी खुदकुशी के हवाले से बता रहे हैं कि इसका बढ़ता हुआ रुझान क्यों है, इस पर रोकथाम कैसे की जा सकती है। सो ओवर टू यू है हिना एंड वकार भाई। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए, इस दिन की अहमियत के हवाले से। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है सुसाइड्स को लेके, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है? वर्ल्ड में तो ये सिचुएशन है कि तकरीबन मुख्तलिफ फिगर्स हैं, 1 मिलियन तक है कि लोग जो हैं वो खुदकुशी करते हैं। अच्छा। और ये कोई 15वां या 16th नंबर का काज है, लीडिंग काज है डेथ का दुनिया में। तो इस तरह है। अच्छा, पाकिस्तान का डाटा जो है वो उस हवाले से आपको उस तरह अवेलेबल नहीं है, यानी WHO के पास भी नहीं है कि पाकिस्तान का जो एक्चुअली डाटा है वो कितना है, पाकिस्तान में कितने लोग पर ईयर जो है वो सुसाइड करते हैं। उसमें डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। मैंने तो क्योंकि इसके हवाले से काम किया है ज़्यादा हुंजा और गज़र के हवाले से, तो उसके हवाले से बता सकता हूँ। जनरली हम ये कहते हैं कि हुंजा और गज़र में ये रेट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये नहीं है कि नंबर ऑफ सुसाइड्स की वजह से, वो नंबर ऑफ सुसाइड जितनी भी हैं उसको हम पॉपुलेशन के साथ जब रिलेट करते हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि केसेस उस हिसाब से कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा नजर आते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ठीक है वकार साहब, ये जो सुसाइड है इसको लेके डिफरेंट मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। लोग अक्सर कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं सुसाइड की, वो सुसाइड कमिट नहीं करते। जनरली जो लोग खुदकुशी का जिक्र करते हैं वो ज़रूरी नहीं है खुदकुशी करें। डाटा जो है वो हमें साइंटिफिक डाटा वो कुछ और बता रहा है। वो ये बता रहा है कि एग्जैक्टली ये मिथ है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो यानी आपको सीरियस लेना चाहिए। अगर कोई आदमी या कोई खातून अगर कोई खुदकुशी के हवाले से कोई इस तरह की बात कर रही है, कोई भी ऐसे इशारे भी हिंट्स हैं, तो उसको उनको भी सीरियस लेना चाहिए। और ये इसकी जो बचाव है, खुदकुशी की जो बचाव है, इसकी ये बहुत ही बुनियादी और प्राइमरी सतह पे बुनियादी तरीन चीज़ है कि आपने इस मिथ में नहीं आना। ये फैक्ट है। मतलब साइंस के अंदर जितने भी लोगों पे तजर्बात या स्टडीज़ की गई हैं, तो उनसे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली वो लोग जो खुदकुशी करने वाले हैं या जिनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है, ये जो कर सकते हैं वही ये जिक्र भी करते हैं। तो अगर बहुत से लोग कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते होंगे मतलब कहते हैं कि कह रहा है, डरा रहा है, कर रहा है, इसने कुछ नहीं। अच्छा देखिए, उसमें ये होता है कि ऑफ कोर्स ये नहीं है कि 100% वो खुदकुशी करेगा ही करेगा। ठीक है। वो खुद एक बिल्कुल मिड में होता है कि मुझे जिंदा रहना है या मुझे इस तरह दूसरी तरफ जाना है। वो खुद बल्कि एक हेल्प की तलाश में होता है। वो खुद चाह रहा होता है कि उसको कोई उसमें से बचाए, तो वो खुद उसमें दरमियान में होता है। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो बाद में खुदकुशी ना करे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो डाटा ये बता रहा है आपको कि जिन्होंने की है उन्होंने बताया जरूर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आपसे इस तरह की बात करे तो आप सीरियस नहीं, आपको उसको सीरियस। वकार साहब, सुसाइड को लेके एक और भी मिथ है कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो दिमागी तौर पे फारिग हो चुके हैं, मतलब वो पागल होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त जो थे, उन्होंने खुदकुशी की। उनका ताल्लुक हुंजा से था। वो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में किसी इसमें डॉक्टरेट की हुई थी अमेरिका से, वेल सेटल्ड थे। ही वाज 30, बेहतरीन फुटबॉलर थे। आपको मिलके कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे क्या वो। अच्छा, अब आप पागल की, क्योंकि आपने टर्म इस्तेमाल की इंसेनिटी की, वो तो आप उनको देख के दूर दूर तक आपको ऐसी गुमान भी नहीं हो सकता ना कि इतना जीनियस आदमी जो है, जो इतना बेहतरीन गुफ्तगू करता है, वो किसी रोज इस तरह खुदकुशी भी कर जाएगा। आप जितने भी खुदकुशी करने वाले हैं, आप उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो कोई पागल हैं या वो है। हाँ, डेफिनेटली डिसऑर्डर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वकार साहब, एक और भी मिथ है कि जो लोग ठान लेते हैं कि उन्होंने मरना है, उन्होंने सुसाइड करनी है, फिर नथिंग कैन स्टॉप देम। नहीं, ये नहीं। एक्चुअली ये भी एक मिथ है कि अगर किसी ने ज़हन में आ गया तो वो करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक केस ये बताता हूँ। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसमें एक केस था जिसको बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया था। तो जब उसने खुदकुशी के लिए छलांग लगाई दरिया में, तो जब उसको ठंडा पानी, शदीद फ्रीजिंग पानी में बात कर रहा हूँ हुंजा की, रिवर हुंजा की, तो उसको जब लगा तो अचानक उसको यूँ समझे होश आया। तो उसने कहा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसने चलाना शुरू कर दिया कि मुझे बचाया जाए। तो उसको फिर एक रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने बचाया। एक जजीरा सा दरिया के अंदर, वहाँ तक ले गए। लेकिन फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ कि वो कहता है कि जब मुझे वो बचा लिया गया तो ये वो थॉट्स दोबारा से मेरे तरफ आएंगे कि मुझे खुदकुशी करनी है। अच्छा। ठीक है, तो अब आप इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो किस हद तक बेबस है। मतलब वो तो खैर स्किज़ोफ्रेनिया का केस था, बट अदरवाइज भी ये बिल्कुल मिड में खड़े होते हैं। ये चाह रहे होते हैं, देखिए ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो जिंदा रहना चाह रहे हैं, लेकिन बेबस है, रह नहीं पा रहे। अब यहाँ पे उनको एक हेल्पफुल रिसोर्स की जरूरत है।
जो कि सोसाइटी दे सकती है, जो कि आपकी फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अच्छा साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। जी एग्जैक्टली, वो तो फिर बिल्कुल। बुनियादी वकार साहब, ये भी कहा जाता है कि जो लोग मेडिकल जो ये सोच रहे थे कि उन्होंने सुसाइड करनी है, वो किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहते, और वो अगेन ये तो खैर हमारे लास्ट में हमने बात की, उसी में इस बात का जवाब है कि वो तो लेना चाहते हैं। और इसके हवाले से मैं एक और चीज़ बताऊं कि पूरी दुनिया में जो ऐसे टेलीफोन नंबर्स होते हैं जहां पे आप हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं, मतलब आपको सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल थॉट्स ने आपको गिरफ्त में ले लिया है और अब आपने तो उनको मालूम होता है कि एक खास जगह एक फ़ोन नंबर है जिस पे आप कॉल करते हैं, वहाँ पे आगे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या तो वो उसको टेकअप करते हैं, ठीक है। तो और ये एक फेज़ होता है, उसमें से फिर आपको वो गुजार देते हैं। अगर ऐसा होता है कि वो हेल्प नहीं लेना चाहते और वो डिटरमिन है कि उन्होंने खुदकुशी करनी है, तो फिर जो सुसाइड का जो रेट है ऐसी जगहों पे वो बाकायदा कम हुआ है जहाँ पे कहीं सेंट्रलाइज या कोई फ़ोन नंबर या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी को पता है, इंडिविजुअल्स को पता है कि अगर वो हेल्प लेना चाहते हैं तो ये अगेन एक मिथ है। और मैं समझता हूँ कि इसको सम अप करने से पहले एक गुजारिश कर लूँ कि जो बुनियादी तरीन चीज़ है वो हमारा खुदकुशी जो करने वाला है या खुदकुशी करने वाली हैं उनकी तरफ जो हमारा रवैया है, जो सोच है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये कुछ बायोलॉजिकल, कुछ ऑर्गेनिक, इस तरह के और कुछ डेफिनेटली साइकोलॉजिकल, इस तरह के बहुत ही अहम तरीन डिसऑर्डर्स हैं, कुछ बुनियादी बहुत ही शदीद वजूहात हैं जो किसी को भी गिरफ्त में ले सकती हैं। ये नहीं है कि अब आप ये किसी और में सुसाइडल थॉट्स हैं तो कभी आप उसके गिरफ्त में नहीं आएंगे। जब आप गिरफ्त में अल्लाह ना करे कभी आप आए तो आपको मालूम हो कि वो किस बेबसी या किस प्रॉब्लम में है। तो इसका फिर एक और डेफिनेटली इस पे हमें तफसील से बात, डिटेल सेगमेंट हो सकता है। हम अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि हमें लोगों के साथ बहुत अच्छा हमदर्दी से पेश आना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू पीपल, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, किस टेंशन से गुजर रहे हैं, किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो आई थिंक काइंडनेस इज ऑल वी कैन गिव। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इंसान के अंदर कुछ करने की लगन हो तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही तीरंदाज खिलाड़ी मौजूद हैं जो आंखों से देख तो नहीं सकती मगर मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरज़्म है। उनकी बिनाई 20 साल की उम्र में कम होना शुरू हो गई थी जब उनको पता चला कि पैरा आर्चरी पैरालंपिक्स में शामिल नहीं है, तो उन्होंने इस खेल को रजिस्टर कराने का अपना मिशन बनाया। और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ आर्चरी प्लेयर है जो कि ब्लाइंड है, बख्तावर खालिद। उनसे हम बात करेंगे, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बख्तावर, सब पहले तो हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? Thank you, Armila, and thank you, Imran, for inviting me और blind archery के स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। आई एम गुड और आई थिंक सो कि काफ़ी अच्छा सेगवे है जो आपने लास्ट सेगमेंट था सुसाइड वाला, उससे अगला कि हम लोग स्पोर्ट्स पे बात करें और जो उसकी पॉजिटिविटी है उसके ऊपर बात करें। बिल्कुल। अच्छा बख्तावर, सबसे पहले अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा अपनी बिनाई के हवाले से बताइएगा। जैसे मैंने शेयर भी किया इंट्रो में कि 20 साल की उम्र में वो कम होना शुरू हो गई थी, क्या रीज़न हुई या किस तरह से मामला हुए, थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो। हाँ बिल्कुल, फॉर श्योर। मैं एक्चुअली डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया मुझे रात को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और इंटरेस्टिंगली मैं बैडमिंटन खेल रही थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब शटल ऊपर जाती है मुझे नज़र नहीं आती, जब मेरे करीब आती है तो मुझे समझ आता है कि अच्छा शटल मेरे पास आ रही है ना, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कोई प्रॉब्लम है। सो देन आई वेंट टू डॉक्टर्स एंड उसमें हम लोगों को पता लगा कि एक मारूसी बीमारी है जो कि मेरी जीन्स में होती है और वो किसी स्टेज पे लाइफ के जाके रोनमा होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ लोगों को वो बचपन से रोनमा होती है, कुछ लोगों को किसी और स्टेज पे जाके। तो मुझे तकरीबन 20 साल की उम्र में वो रोनमा हुई थी। और इट्स के आपकी जो आई साइड है वो साथ साथ और भी कम होती जाती है। जब शुरू में मुझे पता लगा तब मेरी आई साइड इतनी कम नहीं थी जितनी अभी है, तो ये साथ साथ इसका डिटेरियोरेशन चलता रहता है। बट हम लोग इस पे अगर आप पॉजिटिव और हैप्पी रहेंगे तो स्लो हो जाएगा कि यहाँ पे लोग किन किन चीज़ों को और बातों को सिखाते हैं। और आपने तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करिए। कैसे होता है ये, मतलब आपकी ट्रेनिंग क्या उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने ट्रेन किया अपने आप को और पाकिस्तान से ही ट्रेन किया? थोड़ा सा अपनी गेम को लेकर, अपनी ट्रेनिंग को लेकर हमें बताइए। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि ये
क्योंकि ओलंपिक्स में नहीं है, बट ये इंटरनेशनली डिफरेंट आर्चरी के क्लब्स में, ब्लाइंड आर्चरी के क्लब्स में खेली जाती है। सो इसका ये हम लोग जो ब्लाइंड आर्चर्स हैं इसको टैक्टाइल सेंस से खेलते हैं। जो चीज़ हम लोग देख नहीं सकते उसके लिए हमारे पास इस तरह के आलात होते हैं कि हम लोग जो उसके उसी जो बोर्ड है, जो आर्चरी का जो आपका टारगेट है, उसकी टैक्टाइल डायरेक्शन आपको जो है उनको फ्रेम से मिल जाती है। और आपको जो होता है फुट लोकेटर्स होते हैं जो कि आपको डायरेक्शन सिखा देते हैं, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आपका फुट का एंगल चेंज होगा, आपके आर्म का एंगल चेंज होगा, आपके जो एल्बो है उसका एंगल चेंज होगा, तो उस पूरे एरो की जो डायरेक्शन है वो आगे जाके चेंज हो जाती है। सो इस तरह के टैक्टाइल सेंसेशन के जो आलात हैं वो हेल्प करते हैं और उसको आपको जो है आर्चरी के अंदर ना, ब्लाइंड आर्चरी में। अच्छा बख्तावर, ये बताएं अवेलेबल हैं और आप कब से ये ट्रेनिंग कर रही हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स मैटर करती हैं कि फुट का अगर पोस्चर डिफरेंट है तो बिल्कुल उसका एक डिफरेंट हो जाता है, तो आपने कब से ट्रेनिंग की, कितना टाइम हो गया है, और क्या इन आलात की एक्सेसिबिलिटी हर एक के लिए है जो इस तरह की ब्लाइंड आर्चरी के स्पोर्ट में इन्वॉल्व है? बिल्कुल, मैंने तो इस साल ही स्टार्ट किया था। मुझे एक ब्लाइंड आर्चर ने ही ये इंट्रोड्यूस किया था, वलीद जो मेरे फ्रेंड हैं, और फिर उन्होंने मुझे मेरे कोच से मिलवाया सर एजाज, जो कि लाकत बाग में रावलपिंडी में ये एसोसिएशन चलाते हैं, ब्लाइंड आर्चरी के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी ब्लाइंड आर्चरी एसोसिएशन, जिसमें जो इक्विपमेंट है वो सबको अवेलेबल है। जो भी वॉक इन हमारे तो होता है कि जो अगर कोई देख रहा है बाहर से तो हम उसको भी बुला लेते हैं कि आएँ आप भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें हमारे साथ, ताकि कम्युनिटी बिल्डिंग है ना एक्सरसाइज, तो हम लोग उस पर ये इजीली अवेलेबल है और सबके लिए कम्युनिटी में, और हम लोग और भी लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो ज्वाइन करें। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम ट्रेनिंग हम जितनी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, आई मीन आपकी जो कम्युनिटी है इंटरनेशनली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? क्या हमारी इतनी कैपेसिटी आपकी और आपके साथियों की है कि वो लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कम्पीट कर सकते हैं? इस हद तक ट्रेंड हैं हम लोग? जी हम बिल्कुल हम लोगों ने इस साल एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं उसमें नहीं कर सकी थी, बट मेरे जो कोलीग्स हैं वलीद और तनवीर ने किया था पार्टिसिपेट, ब्लाइंड आर्चर्स हैं जो कि, और उसमें वो था कि कोविड की वजह से वो हुआ वर्चुअल था, मगर उसमें वर्चुअल में काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी और जो उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो उस एरिया पे वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके और कम्पीट कर सके इंटरनेशनली। सो आई थिंक सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन देयर पार्ट। अच्छा बख्तावर, क्योंकि एक हमने बात की कि पैरा ओलंपिक्स में स्पोर्ट शामिल नहीं है ब्लाइंड आर्चरी का, तो आप लोगों ने उसके हवाले से एक पिटिशन भी है जो आपने ऑनलाइन किसी फॉरम पर रजिस्टर कराई है, उस पिटिशन के हवाले से बताइएगा, और कितने लोग चाहिए उस पिटिशन को जो कह रहे रजिस्टर करवाने के लिए जो उस पर साइन कर सकें? बिल्कुल, पहले हम लोग इस पे काम करते कि हम लोग इसको डेवलप करें कि स्पोर्ट्स ये किस तरह की है ना, इसको किस तरह लेके चलना है। अब हम लोग इस पे काम करें कि इसको रजिस्टर कैसे करवाना है पैरालंपिक्स में। तो एक वेबसाइट है change.org, उसके ऊपर मेरे नाम से ही हम लोगों ने वो पिटिशन साइन की है, स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि जितने लोगों को इस ब्लाइंड आर्चरी के बारे में सुन के और फीलिंग हो रही है कि वो लोग भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करें, तो प्लीज़ डू साइन दैट पिटिशन। और हम लोग चाहते हैं कि 1 मिलियन हमारे सिग्नेचर्स हों, और हम लोग फिर उसको लेके कि हमारे पास इतने सिग्नेचर्स हैं, इतने पिटिशनरीज हैं, हम लोग उसको जाके एक ओपन लेटर लिखें टू द पैरालंपिक्स, और फिर हम लोग पैरालंपिक्स की फेडरेशन से बात कर सकें कि इतने लोग इस कॉज को सीरियस समझते हैं। अच्छा, और एक तो ये तरीका है, देखना चाहते हैं ब्लाइंड आर्चरी को। हाँ, एक तो ये तरीका है जो आपने अपनाया है, change.org वेबसाइट है जिस पे आपने ये रेजोल्यूशन रखी है, और जो लोग देख रहे हैं वहाँ पे साइन कर सकते हैं जाकर, जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या इसमें अगर आपको कोई हुकूमती मुआवनत हो, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पैरालंपिक्स कमेटी अगर इसके अंदर आपके साथ खड़ी हो, तो वो भी इसको रजिस्टर करवाने में हेल्प आउट कर सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे होता है हर पैरालंपिक्स कमेटी के पास एक स्टेक होता है जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो पैरालंपिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, तो हर कंट्री वाइज भी अगर अपने वो उसको सपोर्ट करें और उसको आगे लेके चलें, दैट वुड
ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच बख्तावर फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि जिस पटिशन और जिस स्पोर्ट को आप रजिस्टर कराने के लिए कोशिश कर रही हैं, हम अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे और साथ साथ आपके फॉरम पे भी जो आपने वेबसाइट बताई है change.org, आप वहाँ पर जाके पटिशन को साइन करें ताकि बख्तावर की हेल्प हो सके। और बख्तावर आप इसी तरह से अच्छा खेलती रहें और इंशाल्लाह पैरा ओलंपिक्स में खेले और जीते भी। और आप हमारी हीरो हैं, आपने बहुत ही कमाल गेम को चुना है और बहुत ही कमाल तरीके से खेल रही हैं। सो वी आर सो प्राउड, कीप इट अप, नेवर स्टॉप बख्तावर, कीप गोइंग। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते चलें कि कल हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी उमर शरीफ साहब की, पाकिस्तान के बहुत मशहूर लेजेंड कॉमेडियन, जिन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना है, जहाँ पे उनका इलाज बेहतर हो सकता है तो उनकी हेल्प की जाए और उन्हें मुआवनत के लिए अपील की है। कल से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करी है। हम भी अपने फोरम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो लेजेंड है उनको प्लीज अकोमोडेट किया जाए। खान साहब इस जानब तवज्जो दें। और ज़ेबा साहिबा की आज बर्थडे है, 75 साल की हो गई हैं। द लेजेंडरी ज़ेबा साहिबा, जिन्होंने पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया और बहुत ज़बरदस्त हमारी एक्ट्रेस की आज उनकी बर्थडे है। सो हम ज़रूर चाहते हैं कि आज हम उनको खिराज तहसीन भी पेश करें और उसके साथ कहें हैप्पी बर्थडे ज़ेबा। ज़ेबा मोहम्मद अली की जोड़ी को कौन नहीं जानता पाकिस्तान। बिल्कुल, उनको हमने बर्थडे विश किया। अब हम आपसे इजाजत लेंगे और आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, लेकिन जाते जाते खाना खिलाऊंगी। हौसला, देसी फूड देखिए और हमें दीजिए इजाजत। सज्जी बलोचिस्तान की सौगात है। सज्जी सबसे पहले बलोचिस्तान में दुम्बे से बनाई जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सज्जी चिकन के साथ भी बनाई जाने लगी। नाजरीन, आज मैं आई हूँ ठोकर न्याज बेग पर, जहाँ पर है डोगर सज्जी हाउस। चलिए आइए चलकर देखते हैं कि ये सज्जी कैसे बनाते हैं और कस्टमर से पूछते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। आपने क्या ऑर्डर किया था? ऑर्डर मैंने सिजी किया, चिकन सिजी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। हम काफ़ी दूर से हैं, मॉडल टाउन से आए हूँ स्पेशल ये खाने के लिए, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये काफ़ी मशहूर है सिजी के हवाले से। कितना अर्सा हो गया यहाँ से सब्जी खाते हैं? मैं मैक्सिमम इधर स्टूडेंट लाइफ में भी खाते रहे और 4 साल तकरीबन हो चुके हैं यहाँ। अच्छा, आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ? मैम टेस्ट की तो बात यही है कि हम लोग वेलेंशिया से इधर खाने के लिए आए। सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्ट है तो हम लोग इधर आए, अदरवाइज़ और भी पॉइंट्स हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं सवाद से। सवाद से आए हैं, तो कैसा टेस्ट लगा सर? बहुत अच्छा है। दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ का बताया तो यहाँ आके इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ। तो सज्जी के शौकीन हैं आप? हाँ जी, मैं शौकीन हूँ सज्जी का। मैं सवाद में खाता हूँ, लेकिन लाहौर का नहीं पता था कि यहाँ भी इतना टेस्टी सज्जी मिलता है। अच्छा, तो सवाद में आपने सज्जी खाई और यहाँ से लाहौर से आपने सज्जी खाई, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? तो ये बड़े मज़े की लग रहे हैं। सवाद वाला खाना तो बिल्कुल भूल गया हूँ, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना ये बड़ा मज़ेदार है। वैसे जब भी लाहौर आऊँगा तो इसको ज़रूर याद करूँगा। आपने अभी क्या ऑर्डर किया था? अभी हमने सब्जी ऑर्डर की है और देखेंगे घर शायद कढ़ाई ले जाएं। और कढ़ाई सरप्राइजिंगली सब्जी जितनी ही अच्छी है, लेकिन उसका नाम इतना पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं लिया जाता। तो क्वालिटी है और बजट जो है वो मिडिल क्लास के बिल्कुल कंट्रोल में होता है। अच्छा, सब्जी की खास बात क्या लगती है आपको इनकी? सब्जी की खास बात मिर्चों के बगैर होती है। मिर्च के बगैर टेस्ट देना एक बहुत मुश्किल काम है, वो भी इंडिया पाकिस्तान में, जिधर लोग कहते हैं मिर्च नहीं है तो मज़ा नहीं आया। आपने क्या ऑर्डर किया था? हमने जी ये यहाँ की जो बेंचमार्क आइटम्स हैं, बड़ी फेमस सब्जी है, यहाँ का टेस्ट है बड़ा अच्छा है, और साथ में ये चिकन कढ़ाई है, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ? और टेस्ट अब हर जगह का अपना अपना है, इनका भी यूनिक है और इन्होंने अपना एक क्वालिटी मेनटेन की हुई है। हम तो पिछले मेरे ख्याल 1.5-2 साल से आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर सरदार सरफराज अहमद डोगर साहब। आप मुझे बताएं कि आपने ये काम कब से शुरू किया? ये मैंने काम 2007 से स्टार्ट किया। एक दुकान थी मेरे पास छोटी सी, एफर्ट की, मेहनत की, काम को ईमानदारी से किया और उसके बाद म्यार दिया
क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और माशाल्लाह से एक दो लड़के थे जो काम करते थे, तो अभी माशाल्लाह मेरे से 40 बंदों की लेबर है। आप यहाँ पर क्या क्या बनाते हैं? मेन डिश जो हमारी सब्जी है, स्पेशल डोगर स्पेशल, और उसके बाद चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, दुम्बा कढ़ाई और बारबेक्यू बहुत अच्छा हमारा। हमने टोटल देसी खाने रखे हुए यहाँ। अच्छा, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तभी इतनी सारी डिशेस के साथ स्टार्ट किया था? नहीं, वो हमारे पास एक डिश थी बस, सिर्फ सब्जी, और मैं खुद बनाता था। माशाल्लाह यहाँ पर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है और लोग दूर दूर से आपकी सब्जी खाने आ रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी, क्या खास बात है? सब्जी की जो खास बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम मसाला जात एक नंबर यूज़ करते हैं, और दूसरी बात ये हमारे चिकन का साइज़ जो बड़ा होता है, तकरीबन कोई 1.5 किलो से ज़्यादा बड़ी सब्जी होती है। सब्जी को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? सब्जी को बनाने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो लकड़ी की उसकी सीख होती है, उसके ऊपर इसको लगाते हैं और फिर साथ आग जल्दी होती है, उसको उधर से वो होती है स्टीम। आप सब्जी को लकड़ी में क्यों लगाते हैं? आप दूसरी सीख में भी तो लगा सकते हैं। वैसे सब्जी का टेस्ट नहीं बनता। जो ये होती है कहू की लकड़ स्पेशल, ये कश्मीर से आती है, तो हम स्पेशली उधर से लेके आते हैं, और इसका टेस्ट जो ना सबसे बेहतरीन निकलता है। जो लोहे की सीख होती है उसका नहीं तरह होता, ये इसका टेस्ट बेहतरीन निकलता है, सबसे अलग। अच्छा, आप काम कितने बजे स्टार्ट करते हैं? काम हमारा दिन के टाइम स्टार्ट हो जाता है, हाँ, तकरीबन को 1, 1.5, 2 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो फिर सुबह 4:30 बजे तक 5 बजे तक माशाल्लाह होता है। कभी आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा। हाँ, यही ब्रांच है मेरी, अल्लाह का शुक्र है, इधर ही माशाल्लाह अच्छा काम है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए सब्जी आ चुकी है, इसको ट्राई करते हैं। वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़।